मेघालय और नागालैंड में आज और बढ़ेगा चुनावी दर्जे हरारत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे दोनों रियासतों में रैलियां। शिलांग में होगा रोड शो। दीगर जमातों ने भी झोंकी ताकत। मरकजी वजीर दाखिला व कॉर्पोरेशन अमित शाह आज मध्य प्रदेश के सतना जिले में शबरी माता जयंती पर मुनक़िद कौल कबीले के इजलास में होंगे शामिल। सतना में नौ तामीर शुदा मेडिकल कॉलेज का भी करेंगे इफ्तिताह। बेंगलुरु में आज से शुरू होगी G20 मुल्कों के वुज़राए खजाना और मरकजी बैंकों के गवर्नरों की मीटिंग। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण करेंगी सदारत। खजुराहो में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में आज होगी अहम बातचीत। भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया बैनुल अक़वामी मजदूर तंजीम का बाहरी ऑडिटर। 2024 से 2027 तक रहेगी जिम्मेदारी। रूस यूक्रेन जंग का 1 साल हुआ मुकम्मल। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पास हुई अमन की तजवीज। रूस से दुश्मनी खत्म करने और यूक्रेन से अपनी फौज वापस बुलाने की अपील। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लिया निशाने पर, कहा कि दहशतगर्दी को हिमायत पाकिस्तान की माशी बदहाली की अहम वजह। भारत का ख़वातीन T20 आलमी कप के फाइनल में पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में टीम इंडिया को दी 5 रन से शिकस्त। आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा दूसरा सेमीफाइनल। और नौजवान निशानेबाज अनीश भानवाला ने काहिरा में ISSF आलमी कप में रकम की तारीख। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबले में जीता कांसे का तमगा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मेघालय और नागालैंड में इंतखाबी तशहीर आखिरी दौर में है। तमाम सियासी जमातें यहां जोरों शोर से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में तशहीर कर रही हैं। आज दोनों रियासतों में इंतखाबी सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोनों रियासतों में इंतखाबी रैलियों के प्रोग्राम करेंगे और दोनों ही रियासतों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सबसे पहले नागालैंड के दीमापुर में रैली से खिताब करेंगे और इसके बाद मेघालय के शिलांग और तुरा में इंतखाबी रैली करेंगे। वजीर आजम बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में शिलांग में एक रोड शो भी करेंगे। नागालैंड की 59 सीटों और मेघालय की 60 सीटों पर 27 फरवरी को पोलिंग होगी और 2 मार्च को वोटों की गिनती होगी। वहीं दीगर जमातों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मेघालय में कांग्रेस और TMC जोरों शोर से इलेक्शन लड़ रही है। कल एक रैली में TMC लीडर ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल शुमाल मशरिक का दरवाजा है, कोई भी तकलीफ होगी तो TMC उनके पास होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शिलांग और मेघालय में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। DD न्यूज के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने टीम BJP से बातचीत की। मैं इस वक्त शिलांग के पुलिस बाजार पॉइंट पर हूं और जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही चहल पहल वाला इलाका है और इसी को सेंटर पॉइंट कहा जाता है शिलांग का। यही वो जगह है जहां पर मोदी जी आके लोगों से मुखातिब होंगे। एक रोड शो के बाद आप देख सकते हैं आई लव शिलांग और उधर पीछे लिखा हुआ है एम पावर, एम फॉर मोदी, एम फॉर मेघालय। और मेरे साथ टीम BJP से है अंकुर झुंझुनवाला। आइए हम उनसे पूछते हैं किस तरह की तैयारी है। मोदी जी यहाँ आ रहे हैं बहुत समय बाद और लोग बहुत एक्साइटेड हैं मोदी जी को देखने के लिए, मोदी जी की बात सुनने के लिए। इसीलिए यहाँ पे मोदी जी के लिए एक रोड शो का आयोजन किया गया है। मोदी जी अपने हेलीपैड से आने के बाद एक रोड शो के द्वारा यहाँ पर आएंगे। बीच में उतिरौत सिंह एक यहाँ पे मेमोरियल पड़ता है, जहाँ लाइब्रेरी पड़ती है, जहाँ पे उतिरौत सिंह जी का मेमोरियल है। उतिरौत सिंह जी यहाँ के एक फ्रीडम फाइटर थे। उनको मोदी जी सम्मान, उनका मोदी जी वो का माल्या अर्पण करेंगे उनके स्टैचू के सामने। उसके बाद उस रोड शो के साथ वो इसी रास्ते से यहाँ पर पुलिस पॉइंट पे आएंगे। पुलिस पॉइंट जैसे कि आपने बताया शिलांग का सबसे
सेंटर केंद्रित इलाका है। यहाँ पीपल आर एक्साइटेड। मोदी जी ने ऑलरेडी 5 साल में मेघालय को बहुत कुछ दिया है, तो लोग मोदी जी से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए एक्साइटेड हैं। और लोगों के लिए, मोदी जी के लिए हमने बहुत सारे अरेंजमेंट यहाँ पे किए हैं। अलोंग द रूट बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स का अरेंजमेंट किया गया है, रॉक शो का अरेंजमेंट किया गया है, ताकि जो लोग हैं वो भी इंजॉय करें और मोदी जी जो आए उनके सामने भी हम मेघालय की संस्कृति को प्रस्तुत कर पाएं। मेरे हिसाब से पूरा प्रोग्राम, रोड शो और पूरा सब कुछ लेकर लगभग 2 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। सारा कुछ लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, ताकि जो लोग यहाँ नहीं भी पहुँच पाए हैं वो भी इसको देखकर एक्सपीरियंस कर पाएँ। अलोंग द वे भी LED स्क्रीन्स लगाई जाएगी, जहाँ पे पूरे रोड शो को लाइव दिखाया जाएगा। 3 रॉक बैंड्स रहेंगे जो यहाँ के लोकल म्यूजिक को परफॉर्म करेंगे एंड विल लाइक टू प्रेजेंट इट। मोदी जी के सामने उन चीज़ों को हम प्रस्तुत करेंगे। तो जैसे कि आपने सुना, एक बहुत ही कलरफुल शो की तैयारी की जा रही है यहाँ पर। ये एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो लोग यहाँ पर आएंगे, देखेंगे। अपने घरों से, ऊपर से तमाम चारों तरफ LEDs लगाए गए हैं, ताकि मोदी जी का जो भी मूवमेंट है वो कैच करे और लाइव उसको दिखाया जा सके। कैमरामैन सेंथिल और सौरभ बख्शी के साथ मैं विशाल बरिस्टो, DD न्यूज शिलांग। वहीं मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। अमित शाह शबरी माता की यौम पैदाइश पर कौल कबाइल महाकुंभ प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और सतना में 9 तामीर शुदा मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह करेंगे। कौल कबीला मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा दर्जे फहरिस्त कबीला है। मध्य प्रदेश में कौल कबीले की 10 लाख से ज्यादा आबादी बुनियादी तौर पर रीवा, सतना, शेड्यूल, सीधी, पन्ना और सिंगरौली अजला में है। कौल कबीले की अहमियत को उजागर करने के लिए सतना में कौल कबाइल महाकुंभ मनाया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर आला शिवराज सिंह चौहान महाकुंभ में शिरकत करेंगे। कौल कबीले और मकामी लोगों को महाकुंभ में बहुत सी सौगात मिलेंगी। G20 वुज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नरों की भारत की सदारत में पहली मीटिंग आज से बेंगलुरु में होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और RBI के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास मुश्तरका तौर पर मीटिंग की सदारत करेंगे। 25 फरवरी तक होने वाले इस इजलास में कुल 72 वफूद शिरकत करेंगे। इजलास में आलमी मईशत, आलमी सेहत और बैनुल-अक़वामी टैक्स से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मीटिंग में 21वीं सदी के मुश्तरका आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए कसीरुल जहती तरक्याती बैंकों को मजबूत बनाने, मालियाती शमूलियत और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल जैसे मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मध्य प्रदेश के खजुराहो में जारी G20 सकाफती वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में आज मुतअद्दिद इजलास का इनेकाद होगा। मीटिंग में G20 अराकीन के 125 से जायद नुमाइंदे हिस्सा ले रहे हैं। 25 फरवरी तक जारी रहने वाली इस मीटिंग में खजुराहो रक्स फेस्टिवल, सकाफती प्रोग्राम समेत मुतअद्दिद प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया है। मीटिंग में G20 ममालिक के नुमाइंदों के दरमियान मुतअद्दिद मौज़ूआत पर बातचीत भी शामिल है, जिसमें सकाफती विरसों का तहफ़्फ़ुज़ और बहाली, पायदार मुस्तकबिल के लिए जिंदा विरसे का इस्तेमाल, सकाफती और तख्लीकी सनतों का फरोग और तख्लीकी मईशत और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और फरोग के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज का फायदा उठाना शामिल है। दहशतगर्दी की हिमायत पाकिस्तान की इक़्तिसादी बदहाली की एक अहम वजह है। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर का ये तबसरा पाकिस्तान में इक़्तिसादी बहरान में इजाफे के दौरान आया है। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कहा है कि कोई भी मुल्क अपने मसाइल से उस वक्त तक बाहर नहीं आ सकता जब तक उसका मकसद सिर्फ दहशतगर्दी हो। वज़ारत ख़ारजा के जरिए मुनक़िद एशिया इक़्तिसादी मुकालमे में उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अपने किसी बड़े फैसले को देखना है तो वो पहले ये देखें कि अवाम का जज्बा क्या है। The reality of this particular relationship is that it has a fundamental issue which we cannot and we must not avoid. And that issue is that of terrorism. Because the moment you start doing these walkarounds, that, let's find a joint statement which will which will get us agreed language. Let us reach out at this point and see where this goes. That's been the talk of the last 75 years. And look where it got us. So I think we need clarity and we mustn't be in denial of what are very fundamental problems in that relationship. And
Just as, a country has to fix its economic issues, a country has to fix its political issues too. A country has to fix its social issues. No country is ever going to come out of a difficult situation and become a prosperous power if its basic industry is terrorism. वजारत सकाफत के सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने डीडी न्यूज से खुसूसी बातचीत में कहा कि खजुराहो में मुनक़िद G20 सकाफती वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में जिन 4 मौज़ूआत पर बहस हो रही है वो न सिर्फ भारत बल्कि दीगर ममालिक के लिए बहुत अहम है। उन्होंने मजीद कहा कि ये मीटिंग सकाफत के शोबे में G20 ममालिक के जरिए उठाए जा रहे इक़दामात और जिद्दत तराजी को मुश्तरक करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो रही है। संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक खजुराहो में चल रही है और भारत वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर के कंसेप्ट के साथ इस बैठक को आयोजन में शामिल हो रहा है। बैठक की अध्यक्षता कर रहा है हमारे साथ संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन जी हैं। सर, 4 विषय प्रमुखता से इसमें चर्चा के लिए लाए गए हैं, कितने महत्वपूर्ण वो विषय हैं और G20 देशों की संस्कृति को बढ़ाने के लिए वो कितने कारगर सिद्ध हो सकते हैं? जितने भी 17 देश यहाँ आए हैं सबने पुरजोर समर्थन किया है भारत की 4 प्राथमिकताओं को। कल्चरल आर्टिफैक्ट्स का रेस्टिट्यूशन और रेस्टोरेशन, ये पहला विषय है हमारे वर्किंग ग्रुप का। हमारी दूसरी थीम है कि संस्कृति और एक सतत जीवन शैली, एक संधारणीय सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के बीच का क्या आंतरिक संबंध है, उस पर हम चर्चा करें। तीसरा हमारा टॉपिक है कि जो एक रचनात्मक अर्थव्यवस्था है, क्रिएटिव इकोनॉमी, उसमें कल्चर का क्या रोल है और उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। और अंत में जो डिजिटल प्रौद्योगिकी हैं, इन सब का सृजनात्मक उपयोग करते हुए हम संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर को एक आम आदमी के जीवन का अभिन्न अंग कैसे बनाएं, ये चर्चा का हमारा चौथा विषय है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर भारत की पहल पर बन रहा है और G20 की इन बैठकों में हम देख रहे हैं कि मोटे अनाज से बने हुए जो स्वादिष्ट व्यंजन है वो परोसे जा रहे हैं। क्या बताने की कोशिश उन डेलीगेट्स की जो G20 देशों से आए हैं? ये भी सारी चीजें जो है संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जिसको पूरा विश्व आज पहचान रहा है। और हमने भी जितने हमारे लंच होंगे, डिनर होंगे, वो मिलेट प्रधान ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर दूरदर्शन से बातचीत के लिए। गोविंद मोहन जी हमारे साथ मौजूद थे, सचिव हैं संस्कृति मंत्रालय में, और जिन विषयों पर चर्चा होनी है वो बता रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण न सिर्फ भारत के लिए बल्कि तमाम G20 देशों के लिए, और ख़ास तौर से जो मोटे अनाज को लेकर भारत की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया गया है 2023 को, और इन बैठकों में भी वो परोसा जा रहा है। और लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, मोटे अनाज से बने हुए स्वादिष्ट पकवान भी यहाँ आ रहे मेहमानों को खिलाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन बलदेव मिश्रा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़ खजुराहो। और गुज़िश्ता दिनों वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया था, जिसके बड़े इल्तज़ामात पर PM मोदी वेबिनार की एक सीरीज से खिताब करेंगे, जिसके तहत जुमेरात को उन्होंने पहले वेबिनार में अपनी बात रखी। ग्रीन ग्रोथ पर मुल्क कैसे तरक्की कर रहा है और इस बजट में कैसे ग्रीन ग्रोथ की नई जहतें पैदा की जा रही हैं, इसका PM मोदी ने तफसीली खाका खींचा। वज़ीर आज़म मोदी ने सब तरक्की से कुदरत के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत में बढ़ते रिफॉर्म को भी मुल्क के सामने रखा। बजट में ऐलान की गई पहलों के मौसर निफाज के लिए ख्यालात और मशवरों को हासिल करने के लिए PM मोदी बजट के बाद वेबिनार से खिताब करते हैं। इसी कड़ी में PM मोदी ने जुमेरात को बजट के बाद पहले वेबिनार से खिताब किया। ये वेबिनार मबनी था सब्ज तरक्की पर। PM मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से भारत में जितने भी बजट आए हैं उनमें मौजूदा चैलेंजों के हल के साथ ही इस्लाहात पर जोर दिया गया है। PM ने सब्ज तरक्की पर अपनी सरकार की 3 नुकाती हिकमत अमली भी बताई। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना। और तीसरा, देश के अंदर गैस बेस्ड इकोनॉमी के तरफ तेज गति से आगे बढ़ना। इसी रणनीति के तहत चाहे इथेनॉल ब्लेंडिंग हो, PM कुसुम योजना हो, सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए
इंसेंटिव देना हो, रूफटॉप सोलर स्कीम हो, कोल गैसिफिकेशन हो, बैटरी स्टोरेज हो, बीते वर्षों के बजट में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा कि भारत की व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी और सब्ज तरक्की हिकमत अमली का अहम हिस्सा है। व्हीकल स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस बजट में 3000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। भारत की व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा है। व्हीकल स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस बजट में 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आने वाले कुछ महीनों में केंद्र और राज्य सरकार की करीब करीब 3 लाख गाड़ियों को स्क्रैप किया जाना है। ये गाड़ियां 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। इनमें पुलिस जिन व्हीकल्स का उपयोग करती है वो गाड़ियां हैं। खास करके हमारे हॉस्पिटल्स में जो एम्बुलेंस हैं, हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो बसेस हैं, व्हीकल स्क्रैपिंग आप सभी के लिए बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गोवर्धन योजना भारत की बायोफ्यूल स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा है। गोवर्धन योजना के तहत 500 नए प्लांट लगाए जाएंगे। पीएम ने कहा कि भारत ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी में दुनिया में लीड ले सकता है। भारत ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी में दुनिया में लीड ले सकता है। ये भारत में ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने के साथ ही ग्लोबल गुड में भी बहुत मदद करेगा। ये बजट आपके लिए एक अवसर तो है ही, इसमें आपके भविष्य की सुरक्षा गारंटी भी समाहित है। बजट के हर प्रावधान को अमल में लाने के लिए हमें तेजी से काम करना है, मिलकर के काम करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत काबिल तजदीद तवानाई वसाइल में जितनी कमांडिंग पोजीशन में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो दुनिया में ला सकता है। ये बजट भारत को आलमी सब्ज तवानाई बाजार में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर कायम करने में भी अहम रोल अदा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वहीं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 2027 तक 4 साल की मुद्दत के लिए जिनेवा में कायम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बैरूनी ऑडिटर के तौर पर मुंतखब किया गया है। ये तकर्री CAG की पेशेवराना महारत, आला मयार, आलमी ऑडिट के तजर्बे और बैनुल-अक़वामी बिरादरी में इसकी साख की पहचान की अक्कासी करती है। आगे बढ़ते हैं, जहां रूस यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को आज 1 बरस मुकम्मल हो गया है। पिछले बरस 24 फरवरी को इस जंग का आगाज हुआ था। 23 फरवरी 2022 तक यानी कि 23 फरवरी तक यूक्रेन के तकरीबन तमाम इलाकों पर वहां की हुकूमत का कंट्रोल था, लेकिन 1 साल की जंग ने दोनों ही मुल्कों के हालात काफी खराब कर दिए हैं। लाखों जिंदगियां तबाह हो गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने यूक्रेन में एक जामे, मुनसिफाना और देरीपा अमन तक पहुंचने की जरूरत पर एक करारदाद को मंजूरी दी है, जिसमें रूस से दुश्मनी खत्म करने और यूक्रेन से अपनी अफवाज वापस बुलाने का मुतालबा किया गया है। करारदाद के हक में 141 जबकि 7 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में करारदाद पर हुई वोटिंग में भारत समेत 32 अरकान ने हिस्सा नहीं लिया। भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत को यूक्रेन की सूरत हाल पर तशवीश है। तनाज़े के नतीजे में लातादाद जानें जाया हुई हैं और लाखों बेघर हो गए हैं। कंबोज ने कहा कि शहरी इदारों पर हमला बहुत तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे ने कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर अमल करता है और हमेशा बातचीत और सिफारतकारी को वाहिद रास्ता मानता है।
और खेल की खबरों में खवातीन टी20 आलमी कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 5 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बेथ मुनी और मैग लेनन की इनिंग्स की मदद से 4 विकेट के नुकसान पर 172 का स्कोर बनाया। जवाब में भारत ने हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोडग्रेस की अच्छी इनिंग्स के बावजूद 8 विकेट के नुकसान पर 167 का स्कोर ही बना सकी। नौजवान निशानेबाज अनीश भानवाला ने जुमेरात को काहिरा में ISSF वर्ल्ड कप के आखिरी दिन कांसे का तमगा जीतकर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबले में तमगा जीत लिया है। ये 20 साला शूटर का पहला सीनियर इंफरादी वर्ल्ड कप मेडल था जो 3 शूट ऑफ के बाद हासिल हुआ। भानवाला ने पहले बैनुल-अक़वामी सतह पर इवेंट में तमगा जीतने वाले वाहिद भारतीय निशानेबाज विजय कुमार थे जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में चांदी का तमगा जीता था और वर्ल्ड कप में 2 पोडियम मकाम हासिल किया था। भारत काहिरा में मुनक़िद इस आलमी कप मुकाबले में 4 तलाई और 3 कांसे के तमगे समेत कुल 7 तमगे जीतने में कामयाब हुआ है। मलेशिया में मुनक़िद हुई 14वीं एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारतीय खवातीन टीम ने सोने का तमगा जीत लिया है। फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला मलेशिया से था। मलेशिया की टीम ने इब्तदाई मैचों में भारतीय टीम को शिकस्त दी थी, लेकिन फाइनल में भारतीय लड़कियों ने मलेशिया के खिलाफ इंतहाई सख्त मुकाबले में न सिर्फ पहले की शिकस्त का बदला लिया बल्कि टीम के लिए गोल्ड मेडल भी जीता। भारतीय टीम ने मलेशिया को 17-16 से शिकस्त दी और इससे कबल भारतीय खवातीन टीम ने सेमीफाइनल में हांगकांग को 14-11 से शिकस्त दी थी। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके आलमी सफ़े की सुर्खी यहां आपको बता दें कि गाजा पर इजरायली जंगी तैयारों के फिजाई हमले अभी भी जारी हैं और ये खबर इसमें ली गई है। वाज़ेह रहे कि इस जंग को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी इजरायली हमले जारी हैं। आगे बढ़ते हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी हमने यहाँ पर ली है कि जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सब्ज़ तवानाई की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने बताया है कि मुल्क जितना कमांडिंग पोजीशन में होगा उतनी ही बड़ी तब्दीली लाएगा। हिंदुस्तान के सामने सब्ज़ तवानाई की बड़ी आलमी ताकत बनने का हदफ है और हर सरमायाकार के लिए हिंदुस्तान में बड़ा मौका है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में दहशतगर्दी बुनियादी मसला है, इस बात पर उन्होंने जोर दिया है कि जिस मुल्क की बुनियादी सनत जो है वो दहशतगर्दी हो वो खुशहाल नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने कही है। आगे बढ़ते हैं। जहां पीटीआई के रहनुमा गिरफ्तारियां देंगे और सूबे के दारुल हुकूमत में जो है दवा 144 लगा दी गई है। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अपील पर अब ये जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू की जाएगी और वाज़ेह रहे कि पीटीआई के सूबाई जो सदर हैं उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है वो अच्छी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही है और इसकी वजह से लोग जो हैं उनसे अपील की गई है कि वो बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरें और अपनी गिरफ्तारियां दें। आगे बढ़ते हैं। जहां फरवरी में दर्जे हरारत 40 डिग्री और मई जैसी गर्मी महसूस की जा रही है, दारुल हुकूमत दिल्ली में देख रहे हैं कि पारा एकदम से बढ़ गया है और फरवरी में ही मार्च जैसी गर्मी जो है वो मई जैसी गर्मी दर्ज की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। गालिब अकेडमी के यौम तासीस और मिर्जा गालिब के यौम वफात पर तरही मुशायरा मुनक़िद किया गया। इसकी तस्वीर यहाँ पर अखबार में शाया हुई है और कुछ शोरा के अशार भी इसमें दर्ज किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि प्रगति मैदान में आलमी किताब मेले का आगाज होने जा रहा है और इस मेले में बड़ी तादाद में बैनुल-अक़वामी और कौमी किताबें रखी जाएंगी। तो ये था अखबारात का जायजा जो हमने आपके लिए चुना था और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।